तो पिछले क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? पिछले क्लास आपने घर पे रिवाइज की होगी जरूर, बताएं कितने लोगों ने रिवाइज की है? पिछले क्लास जरूर रिवाइज की होगी, ठीक है, 100% क्लियर, ओके। तो बच्चों जो पिछले क्लास में हमने, हाँ वही CADA वाली कंडीशंस थी वो आपने अच्छे से समझ ली थी पिछले क्लास में। हमने पिछली क्लास में देखा था बच्चों कि किसी भी पॉइंट पर CI या DI के अलावा भी इंटरफेरेंस होते हैं, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होती, कोई इंटरमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है। अच्छा, पाथ डिफरेंस क्या लैम्डा, λ/2, 3λ/2, 2λ यही होते हैं क्या? नहीं, पाथ डिफरेंस इनके अलावा भी सारे होते हैं। पाथ डिफरेंस जो है स्क्रीन के ऊपर आपको इनके अलावा भी सारे मिलेंगे। ये तो वो स्पेशल पॉइंट हैं जहां या तो सीधा मैक्सिमा आ जाता है या फिर सीधा मिनिमा आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी इंटेंसिटीज होती है। अच्छा भी बताएं, मान लो कि CI जहां पर हो रहा है वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम माना 4I0 है, जहां मिनिमम है या जहां पर DI हो रहा है वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी है माना 0 है। तो जब आप 4I0 से 0 की तरफ चलोगे तो क्या आपको बीच में बाकी की सारी इंटेंसिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? आंसर है मिलेंगी, सारी की सारी इंटेंसिटीज मिलेंगी। और उन सभी पे पाथ डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा, जैसे हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन भी किया था, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास जो है वो थोड़े बहुत अपन ने पिछले क्लास में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया। हाँ, इंटरमीडिएट मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अब आगे बात करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं बच्चों, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो जैसे सबसे पहला तो यही है, बताएं कौन सा आंसर आएगा, दिख रहा है आपको बोर्ड पे? लेजर, बिल्कुल सही बात है, लेजर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट लिखते जाओ आप आंसर, लेजर इसका आंसर। मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, मॉड्यूल पढ़ के आने के लिए कहा, जरूर आपने पढ़ा होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब होता है बच्चों? कईयों को यही पता नहीं होता, मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब होता है? लिख के बताएंगे जरा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब होता है? सिंगल कलर लाइट, बिल्कुल सही बात है, सिंगल कलर लाइट। जैसे जो बल्ब होता है, नॉर्मल जो बल्ब होता है बच्चों, नॉर्मल बल्ब में तो क्या होता है कि व्हाइट कलर निकलता है। व्हाइट कलर का मतलब होता है कि सभी कलर की लाइट उसमें से निकलती है, व्हाइट लाइट निकलती है, तो मिक्सचर ऑफ द लाइट होती है वो। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब होता है बच्चों? जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ का लाइट हो। एक ही वेवलेंथ का मतलब है एक ही कलर हो, सीधे सीधे अगर अपन समझना चाहें तो, या तो रेड ही कलर की लाइट इमिट होती हो, या फिर येलो ही कलर की लाइट इमिट होती हो, या ग्रीन कलर की लाइट इमिट होती हो, तो हम बोलेंगे इसको मोनोक्रोमेटिक। डाइक्रोमेटिक किसको कहेंगे? डाइक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसमें दो कलर हो, जैसे ग्रीन रेड हो गया, इस तरह से कोई दो कलर, ठीक है बच्चों। सोडियम लैंप जो है, सोडियम लैंप जो होता है बच्चों, सोडियम लैंप भी क्या करता है? येलोइश कलर की लाइट निकालता है। क्या निकालता है? सोडियम लैंप जो होता है वो भी येलो कलर की लाइट निकालता है। तो मॉड्यूल में जहां यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है तो पीछे सोडियम लैंप लिखा हुआ है सोर्स की जगह, है ना बेटा, मरकरी ट्यूब जो होता है। तो क्या ऐसा कहा जाए जो सोडियम लैंप होता है वो भी येलोइश कलर की लाइट निकालता है, तो हम बोलेंगे कि वो भी लगभग लगभग क्या है? मोनोक्रोमेटिक। ठीक, तो यहाँ पर लेजर होता है ऐसा। ऑर्डिनरी जो लाइट सोर्स होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होते हैं, ऑर्डिनरी जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई है, ठीक। अच्छा भी बताएं, सेकंड क्वेश्चन ये आ गया, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइट y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। तो यहाँ पर y किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ भी बताओ। यहाँ y डिस्प्लेसमेंट को, बिल्कुल गलत बात है ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, हाँ और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सभी का आंसर डिस्प्लेसमेंट है और सभी का आंसर गलत है बच्चों। ने देखो क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी वेव है? ये लाइट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट तो किसी का भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम थोड़ी चाहिए होता है। पिछली क्लास में समझा था हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल होते ही नहीं, जरूरत ही नहीं होती। और जब मतलब मीडियम के पार्टिकल ही नहीं होते हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? ऑसिलेशन कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या चीज ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बच्चों, मान लो मैं यहाँ लाइट को काट के साउंड कर दूं, लिखा होता फॉर इक्वेशन ऑफ, लाइट को हटा के क्या कर दिया है? साउंड। तो अब बताओ y क्या होता? करेक्ट, अब y होता डिस्प्लेसमेंट, जो आप 11th क्लास में पढ़,
ठीक है ना बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिपेंड करता है किस टाइप की रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। What is the shape of the wavefront? Light coming from a distant source of unknown shape. बताएं भी। Infinite से spherical। सोच के बताया करो, जल्दीबाजी नहीं है। Spherical कौन बोल रहा है ये? हाँ बच्चों क्या लिखा है? What is the shape of the wavefront? Light coming from a distant source। Distant source का क्या मतलब होता है? बहुत दूर वाला सोर्स। तो बहुत दूर वाले सोर्स से बच्चों हम तक जब लाइट पहुंचेगी तो वो लाइट रेज कैसी हो चुकी होगी? वो लाइट रेज कैसी हो चुकी होंगी? पैरेलल हो चुकी होंगी ना। जैसे सन से जो हमारे पास रेज आती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है हम तक आते आते। तो डिस्टेंस यानी इनफाइनाइट पे जो सोर्स रखा हुआ है उससे जो लाइट आती है बच्चों कैसी आती है? पैरेलल लाइट आती है। अब दिमाग लगाओ, पैरेलल अगर लाइट आती है, पैरेलल तो समझते हैं पैरेलल लाइट आती है डिस्टेंस सोर्स से, तो पैरेलल अगर बच्चों लाइट आती है तो स्फेरिकल आंसर कैसे हो सकता है? हमें मालूम है कि वेव फ्रंट हमेशा वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या है? वेव प्रोपोगेशन। तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन आएगा, प्लेनर वेव फ्रंट। क्या सिलेंड्रिकल? ये कौन है? सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, हाँ कैसा आएगा? प्लेन लिख लिया जाए, प्लेन। वॉइस में लैग आ रहा है मेरी तरफ से तो सही है दोस्तों, अपनी तरफ देखो जरा, चैट बॉक्स में बताना जरा वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? सही है सर, ऑल क्लियर है। सही है बेटा, आपकी तरफ हो सकता है किसी की नहीं आ रही तो अपनी तरफ जो अपने आपके एंड पे जो आपका साउंड है उसकी तरफ चेक करना, ठीक है ना सर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था? सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा नहीं क्या आप लोगों ने? न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन क्या था? वाई का आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो बात की थी हमने। इसका आंसर आएगा प्लेन। चलो अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। देखो बच्चों इसमें क्या कर रखा है, एक हमारे पास क्या है? स्फीयर है। तो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पर। ये एक स्फीयर है, इसको आप मन में स्क्रीन मान लो। चारों तरफ क्या है? एक सर्कुलर स्क्रीन लगा रखी, ठीक है। अब इसमें हमने एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींची और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींची। हमने यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर क्या किया? दो सोर्स रखे S1 और S2। और ये सोर्स कैसे हैं बच्चों? कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज है। मान लीजिए दो सोर्सेज है S1 और S2, ये दोनों ही क्या है? कोहेरेंट है। इनके बीच का गैप दिया हुआ है 2 लैम्डा, ठीक। तो सोच के बताओ, जब इन दोनों सोर्सेज से लाइट निकलेगी तो वो लाइट जो होगी बच्चों वो स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पर, ये जो सर्कल है एक तरह का स्क्रीन ही है, तो वो स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पर क्या करेगी बच्चों? ओवरलैप करेगी। अब अगर वो ओवरलैप करेगी तो कहीं तो उनकी ओवरलैपिंग क्या होगी? इन फेज होगी। इन फेज का मतलब होता है सीए। और कहीं उनकी ओवरलैपिंग क्या होगी? आउट ऑफ द फेज होगी। आउट ऑफ द फेज का मतलब होता है फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस अगर होगा तो cos del phi का वैल्यू -1 यानी मिनिमम आ जाएगा। तो इन फेज मिलने का मतलब होता है बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होना, और आउट ऑफ फेज मिलने का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होना। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा हुआ है कि ये जो सर्कुलर आपका पाथ है या सर्कुलर जो आपकी स्क्रीन है, इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर हमें क्या मिलेगा? मिनिमम। जैसे हमने कल स्ट्रेट स्क्रीन के ऊपर डिस्कस किया था, इसको कितने मिनिमम मिलते हैं और कितना मैक्सिमम मिलते हैं, याद करो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अच्छा है। तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, अगर हम इस सर्कल के ऊपर घूम जाएं तो हमें कितने मैक्सिमम मिलेंगे और कितने मिनिमम मिलेंगे, ये हमें पता करना है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे अप्रोच किया जाता है, यहाँ कुछ तो दे नहीं रखा है हमें। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा या टोटल नंबर ऑफ मिनिमा बताओ, तो वहां पर हम क्या करते हैं बच्चों? वहां पर हम क्या करते हैं कि इस सर्कल के ऊपर या किसी भी गिवन स्क्रीन के ऊपर ऐसे पॉइंट ढूंढते हैं, स्क्रीन के ऊपर ऐसे पॉइंट ढूंढते हैं जिन पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस हमें देखने से पता चल जाए कि पाथ डिफरेंस ये है। मतलब हम पाथ डिफरेंस के लिए ऐसे पॉइंट ढूंढते हैं जहां पाथ डिफरेंस बड़े आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता हो या दिख रहा हो। जैसे इस डायग्राम को अगर आप देखो तो क्या ऐसा कहा जाए बच्चों, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में हमने सर्कल पे यहाँ एक पॉइंट मार्क किया और यहाँ एक पॉइंट मार्क किया O डैश। कि जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आता जाएगा कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ लिया जाए। मतलब हम इस स्क्रीन के ऊपर ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेंगे जिस रेफरेंस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस हमें देखते ही पता चल जाए। क्या ऐसा कहा जाए O पर पाथ डिफरेंस 0 आएगा, O डैश पे भी 0 ही आएगा। कैसे आएगा वो पिछली क्लास में भी समझा था। भूपेंद्र सिंह का आंसर आ गया 8 मैक्सिमा 8।
हाँ बच्चों, ओ पर कितना पाथ डिफरेंस आएगा? 0। कैसे? दो लाइनें खींचना बस, पाथ डिफरेंस में कुछ करना नहीं होता है। देखो अगर हम ओ पे बात करें तो क्या ऐसा कहा जाए, एक वेव तो ओ पर S2 से जाएगी, ये कुछ इस तरह से जाएगी, ये ऐसे जाएगी, और एक वेव S1 से जाएगी। अब बिकॉज हमारा जो ओ है वो मिड पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो क्या ऐसा कहा जाए जितना पाथ ये होगा उतना ही पाथ ये होगा। इसका मतलब ओ पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0। और पाथ डिफरेंस अगर 0 होगा बच्चों तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी मैक्सिमम होगा। सिमिलर मैनर में अगर हम दो वेव्स कहाँ भेज दें, S डैश पर भेज दें, तो क्या ऐसा कहा जाए S डैश पर भी दो वेव सेम लेंथ ट्रेवल करके पहुंचेगी, यानी पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस अगर 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी डेल x इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और डेल x अगर इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर भी क्या बनने वाला है? CI बनने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। तो दो पॉइंट तो बच्चों सर्कल पे हमें देखते ही पता चल गया कि यहाँ पर तो क्या आ रहा है, इन दोनों जगहों पर तो क्या आ रहा है? पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अच्छा सोच के बताएं, क्या ऐसा कहा जाए बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, और सोच के बताओ सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा? नहीं आया समझ? और कौन है भाई? है इससे आसान और क्या होगा यार? और सिंगल सिरोही पिछली क्लास में थे क्या आप? पिछली क्लास में अगर होंगे तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। हाँ बच्चों, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर बताओ, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर बताओ, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर बताओ पाथ डिफरेंस क्या आएगा? पाथ डिफरेंस का कुछ मतलब नहीं होता है, दो सोर्स हमें दिए हैं S1 और S2, और हमें किसी भी पॉइंट पर अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो एक लाइन तो यहाँ से खींच दो, ये तो इसका पाथ हो गया, और एक लाइन यहाँ से खींच दो, ये इसका पाथ हो गया। इस पाथ में से इस पाथ को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो यहाँ पाथ हो गया। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। बताओ बच्चों, टॉप वाले पॉइंट पर, टॉप वाले पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा? आंसर है 2 लैम्डा। कैसे? देखो S1 से बच्चों एक वेव ऐसे जाएगी, भाई ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचा नहीं, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, ठीक है, और एक वेव बच्चों यहाँ S2 से जाएगी, एक तो S1 से जाएगी, एक S2 से जाएगी। तो अगर S2 से एक वेव जाएगी इस तरह से वहीं ऊपर P तक, तो क्या ऐसा कहा जाए भी S2 वाली जो वेव है वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी, और S1 से जाने वाली जो वेव है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी। तो बताएं इन दोनों पाथ में डिफरेंस कितना हुआ? तो क्या ऐसा कहा जाए डिफरेंस तो इसके बराबर ही हुआ, तो ये नजर आ रहा है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डिफरेंस हुआ S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। इसका मतलब कितना हो गया? बीच का गैप, और बीच का गैप क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 लैम्डा। तो क्या ऐसा कहा जाए बच्चों P पॉइंट पर डेल x का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 लैम्डा। अब ध्यान करो पिछली क्लास को और सोच के बताओ, अगर P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा आ रहा है तो यहाँ CI बनेगा या DI बनेगा? DI। ये DI कौन आंसर दे रहा है भाई? इसीलिए कहा था घर पे पढ़ना जाके। अदिति, केवल एक ही ने DI आंसर दिया है। क्या बनेगा? 2 लैम्डा पर क्या आता है? CI आता है या DI आता है? कल टेबल बनाई थी ना पूरी। CI आता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बच्चों CI आएगा। बच्चों घर पे तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा, हमने तो पढ़ा दिया। यहाँ पर CI आएगा। ओके, अब क्या ऐसा कहा जाए लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इन सभी पे तो CI आता था ना, कल हमने पढ़ा। लैम्डा बाय 2 पे आता था DI। ठीक। अच्छा इसी तरह से सोचो बच्चों, अगर हम एक पॉइंट बिल्कुल नीचे ले लें, यहाँ पर P डैश कर देते हैं, वो ऊपर वाला P है, ये P डैश है। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? दो लाइनें कह दो बस सीधा, S1 S2 से, उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, वही पार्ट डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भी डेल x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 2 लैम्डा आएगा, बीच के गैप के बराबर आएगा 2 लैम्डा। क्लियर है? 2 लैम्डा आएगा। अच्छा बच्चों 2 लैम्डा आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर पाथ डिफरेंस आप कैलकुलेट कर पाओगे आसानी से। जैसे O और O डैश को हमने रेफरेंस लिया क्योंकि वहां पर दिख रहा था क्या पाथ डिफरेंस आएगा। इसी तरह से हमने P और P डैश को लिया बच्चों। अब हमें करना है इस क्वेश्चन को कंक्लूड। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कहाँ कहाँ आते हैं और टोटल नंबर ऑफ मिनिमा कहाँ कहाँ आते हैं। और हमें ये मालूम है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने कहा था पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मालूम है कि जहां जहां डेल एक्स का वैल्यू 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इनमें से कुछ भी आएगा CI होगा वहां पर। और DI कहां पर होगा बच्चों? जहां पर डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा बाय 2।
3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह से होगा, वहां पर डी होगा, है ना। अच्छा भाई, कल हमने ये भी समझा था कि अगर आप जो है वो डेल एक्स बराबर 0 से डेल एक्स बराबर 2 लैम्डा तक जा रहे हो, माना फॉर एग्जांपल, तो 0 से 2 लैम्डा आप डायरेक्ट नहीं पहुंच जाओगे, उसके बीच के सारे डेल एक्स आपको बीच में मिलेंगे। ये भी कल हमने डिस्कस किया था। तो बच्चों, जो कल हमने डिस्कस किया था उसी को यूज करेंगे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट पे खड़े हो जाओ भाई, हमें तो पूरे सर्कल पे देखना है ना कहां कहां क्या होगा। तो अगर हम इस पूरे सर्कल को कंसीडर करें, इस पूरे सर्कल पे देखो, दिमाग लगाओ, पूरे सर्कल पे देखो, क्या ऐसा कहा जाए भी पूरे सर्कल पे अगर आप दिमाग लगाओ तो 0 से स्टार्ट करते हैं। यहां हमें मालूम है O पे हमें मालूम है कि 0 आएगा और P पे हमें मालूम है कि 2 लैम्डा है, ठीक है ना। और हमें यह भी मालूम है कि जब हम 0 से किधर जाएंगे, 2 लैम्डा की तरफ जाएंगे, तो 0 से 2 लैम्डा डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, 0 से 2 लैम्डा के बीच में बाकी सारे पाथ डिफरेंस भी मिलेंगे। उन बाकी सारे पाथ डिफरेंस में से हमें वो पाथ डिफरेंस बच्चों उठाने हैं जो या तो हमें CI देते हो या फिर हमें DI देते हो। क्यों? क्योंकि हमें पूछा ही मैक्सिमा और मिनिमा ही, कोई इंटरमीडिएट वैल्यू तो हमसे पूछी नहीं है। ठीक, अब दिमाग लगाओ, अब जब हम यहां से 0 से 2 लैम्डा की तरफ चलेंगे, जब हम 0 से 2 लैम्डा की तरफ चलेंगे, तो बताओ बच्चों, 0 से 2 लैम्डा जाना है हमें, तो 0 से जैसे ही आप चलोगे सबसे पहले डेल एक्स बराबर लैम्डा बाय 2 आएगा। समझ रहे हो बात को? अरे बढ़ोगे ना, 0 से आगे बढ़ोगे, कल बनाई थी ना एक टेबल। हाँ, फिर आगे क्या, लैम्डा बाय 2 के बाद क्या आएगा, डेल एक्स बराबर लैम्डा आएगा, बढ़ाते जाओ बस 2 लैम्डा तक जाने। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद डेल एक्स बराबर 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, 1.5 लैम्डा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद डेल एक्स बराबर 2 लैम्डा आ जाएगा। इसका मतलब हम पी पॉइंट पे पहुंचे, 2 लैम्डा तो वहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या ऐसा कहा जाए, जैसे अपने इधर 0 से 2 लैम्डा की तरफ हम गए हैं, वैसे ही जरा इधर चल के देखते हैं। अरे इधर भी तो 0 से 2 लैम्डा पी डैश तक जाना है ना हमें। तो अगर आप O से बच्चों किधर जाओगे, पी डैश की तरफ जाओगे, क्योंकि हमें तो पूरे इंटायर सर्कल को कवर करना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 से चलते हैं, 2 लैम्डा जाना है, तो जैसे ऊपर की तरफ आ रही है वैल्यूज, वैसे ही नीचे की तरफ भी, क्योंकि नीचे भी हम 0 से 2 लैम्डा ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों बताओ, पहली जो वैल्यू है वो क्या आएगी, लैम्डा बाय 2, फिर क्या आएगा लैम्डा, फिर क्या आएगा 3 लैम्डा बाय 2, और उसके बाद क्या आएगा 2 लैम्डा। सिमिलर मैनर में इस वाले हिस्से में भी जाओ और इस वाले हिस्से में भी जाओ, क्योंकि पूरा सर्कल कवर करना है। तो इधर चलते हैं, O डैश से P की तरफ चलते हैं, 0 से चलते हैं मतलब। तो 0 से जब बच्चों चलोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, लैम्डा बाय 2, फिर क्या आएगा लैम्डा, फिर क्या आएगा 3 लैम्डा बाय 2, फिर क्या आएगा 2 लैम्डा आएगा। सिमिलर मैनर में यहाँ पर लैम्डा बाय 2, देन लैम्डा आया होगा, देन 3 लैम्डा बाय 2 आया होगा, तभी तो जाके यहाँ पर 2 लैम्डा आएगा P डैश पर। ठीक, अब दिमाग लगाओ, टोटल कितने मैक्सिमा हो गए और टोटल कितने मिनिमा हो गए। क्या आंसर आ रहा है भाई, बताएं। श्रेष्ठा यादव 12 मैक्सिमा। बेटा इसमें 12 मैक्सिमा कहाँ दिख रहे हैं, मुझे दिखा दो, मुझे तो नहीं दिख रहे। अब ये गिनती तो आती है ना अपने 1 2 3 4 करना तो आता है, ऐड करके देखो कितने आते हैं मैक्सिमा। हाँ बच्चों, कितने मैक्सिमा आए, सत्यम शर्मा के 4 मैक्सिमा आ रहे हैं। नींद में हो गया भाई, किसी का 6 आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है, मगर ज्यादातर का आ रहा है 8 और 8, ज्यादातर का 8 ही आ रहा है। आप में से लगभग 95% लोगों का 8 आ रहा है, और 8 ही सही आंसर है बच्चों। CI कितने हैं 8, और DI कितने हैं 8। कैसे हैं 8, काउंट कर लो, काउंटिंग तो आती है ना अपने, 1 2 3 4 करना। हाँ भी बताओ, यहाँ क्या है CI, लैम्डा बाय 2 पे क्या होता है DI, लैम्डा पे क्या होता है CI, लिखते जाओ बस। फिर लैम्डा बाय 2 पे क्या होता है DI, यहाँ क्या है CI है P पे। 3 लैम्डा बाय 2 पे क्या आएगा DI, यहाँ लैम्डा पे क्या आएगा CI, लैम्डा बाय 2 पे क्या आएगा DI, यहाँ क्या आ रहा है CI, लैम्डा बाय 2 पे फिर से DI, लैम्डा पे CI, 3 लैम्डा बाय 2 पे DI। अरे ये रहा ना कंक्लूजन, तो हम पिछली क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं। गिनना जरा कितने हैं टोटल CI और टोटल DI। हाँ, किसी ने स्टार्टिंग में भी बोल दिया, एक स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था 8। ठीक है बच्चों, तो अब देख लो, जिसके नहीं आ रहे हैं वो बिल्कुल से बिल्कुल आराम से, जल्दी क्या है। ठीक है, तो ये 8 और 8 आंसर है। ठीक है, आगे चले।
सेंटर पे सीआई होगा कि नहीं होगा? सेंटर पे तो सीआई ही होगा, मगर सेंटर पे पूछ कौन रहा है हमसे? केतन गोयल। सेंटर पे पूछा है क्या हमसे? कहां पूछा है? पढ़ना जरा। सर्कल पे, सर्कल पे होगा। वाईडीएससी आज हो जाएगा क्या? हाँ, कोशिश तो करेंगे वाईडीएससी हो जाए। नहीं होगा तो कोई बात, पहले क्वेश्चन आने चाहिए। ये सब वाईडीएससी के ही क्वेश्चन है, वाईडीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन। केतन गोयल, ओके, हाँ ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। सेंटर पे नहीं पूछना है हमसे, तो सर्कल पे पूछना है। सेंटर पे पूछना तो सेंटर पे निकाल, ठीक है। अभी सोच के बताओ, चैट बॉक्स में जवाब तो इन्होंने पूछ ही लिया है। इस सर्कल के सेंटर पे बताओ, सर्कल के सेंटर पे बताओ, सीआई आएगा या डीआई आएगा? चैट बॉक्स में बताओ, सर्कल के सेंटर पे क्या आएगा? सीआई आएगा या डीआई आएगा? सीआई या डीआई? बोलो बोलो, जल्दी करो। करेक्ट, सीआई आएगा। और सभी का आंसर सीआई आ रहा है चैट बॉक्स में, सबने सीआई आंसर दिया है, किसी ने भी डीआई नहीं दिया। इसका मतलब बात हमारे समझ में आती, ठीक है। क्यों आएगा सीआई वो समझ गए अपन। एक लाइन वहां से खींचो, एक लाइन वहां से खींचो, और पाथ डिफरेंस देखो 0 आएगा। तो सेंटर पे भी पाथ डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो 0 मतलब सीआई आएगा। कोई पूछ ले हमसे तो निकाल सकते। ये वाला केस सॉल्व करके बताओ। ये आंसर है, इसका लिखा हुआ एक आंसर है। सेम क्वेश्चन है, मगर वहां सर्कल था और यहां हमने स्ट्रेट लाइन ले ली है बेटा। ये एक स्ट्रेट लाइन स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है ना। और S1 S2 इस तरह से हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। इनके बीच का जो गैप है वो मान लीजिए 3 लैम्डा है। ये इस तरह से 3 लैम्डा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्रीन ऐसे सर्कुलर थी, और इस केस में स्क्रीन इस तरह से एक तरह से प्लेन है, जिसपे जगह जगह लाइट आ रही होगी। तो कहीं सीआई बन रहा होगा, कहीं डीआई बन रहा होगा। तो आपको सोच के ये बताना है कि ये जो सामने स्क्रीन है या जो सामने दीवार है, इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ मिनिमा कितने बनेंगे? मिनिमा पूछे केवल, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा बता दो बच्चों फटाफट, फिर आगे चले। अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करो, कॉपी लेके बैठा करो। केतन गोयल, इन्फिनिटी? अरे इतनी जल्दी क्या है भाई, इन्फिनिटी नहीं आएगा। 6 3 6 3 6 3 दो आंसर आए। 1 भी एक आंसर आया, किसी ने 1 भी ली। 3 6 सेंटर वाले को छोड़ दो, सेंटर वाला पूछा भी नहीं करते सामने। आप तो ये बताओ इस स्क्रीन पे टोटल कितने मिनिमा बनेंगे? ज्यादातर का आंसर आ रहा है 6, कईयों का आंसर 4 आ रहा है। हो सकता है 4 आंसर सही, हो सकता है 6 सही। देखो 6 6 3 3 6 6 3 और कईयों का 4 भी आ रहा है। तो 6 4 और 3 6 ज्यादा आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं, है ना। क्या ऐसा कहा जाए? देखो देखो बच्चों, यहां पर भी क्या दिया हुआ है? स्क्रीन दिया हुआ है। तो आपको फिर से वही क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट ढूंढने हैं, रेफरेंस पॉइंट ढूंढने हैं, रेफरेंस पॉइंट ढूंढने हैं जिन पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस हमें दिखता हो। तो फिर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो बीच के सारे पाथ डिफरेंस हमें वैसे ही पता चल जाएंगे कि कहां सीआई आएगा और कहां डीआई आएगा। तो क्या ऐसा कहा जाए, अगर हम S1 S2 को मिलाने वाली जो ये लाइन है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें स्क्रीन के ऊपर, यहाँ तो हम स्क्रीन के सेंटर पे पहुंच गए एक तरह से। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा O, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो सोच के बताओ O पॉइंट पर जो दो वेव पहुंच रही होंगी उनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा? आंसर है 0। पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस निकालना हो, एक वेव तो S2 से पहुंचा दो वहां तक, एक वेव S1 से पहुंचा दो, और इस वाले पाथ में से इस वाले पाथ को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस आ जाएगा जो कि 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगर पाथ डिफरेंस मिड पॉइंट पे 0 आ रहा है तो यहाँ तो पक्का सीआई होने वाला है, यहाँ तो पक्का मैक्सिमम आने वाला है, ठीक। अब बच्चों इस पूरी स्क्रीन पे एक रेफरेंस पॉइंट तो हमें ये सेंटर पॉइंट मिल गया, जहां देखते ही बता दिया हमने कि 0 आने वाला है। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट जो है बच्चों, यहाँ पर हम लेंगे इंफिनिटी। इंफिनिटी ऊपर चल जाओ, सिर्फ ऊपर स्क्रीन पे टॉप पे चले जाओ इंफिनिटी में। तो अगर आप बच्चों यहाँ ऊपर इंफिनिटी की तरफ जाओगे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ दिखा है, इसकी जगह यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ है हमारा इंफिनिटी।
तो इस इंफिनिटी पे भी हमें दो वेव पहुंचानी है। अब इस इंफिनिटी पे अगर आपको दो वेव पहुंचानी है तो वो दो वेव कहां जाके मिलनी चाहिए? एट इंफिनिटी। तो S1 S2 से बच्चों दो वेव चलानी है हमें। S1 S2 ऐसे वर्टिकल सोर्सेज है, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ऐसे मान लो, और हमें सामने जो स्क्रीन है उसके इनफाइनाइट पे जाकर इन दोनों वेव्स को मिलाना है। ये मतलब हुआ ना इसका। तो क्या ऐसा कहा जाए, अगर आप दो वेव भेजेंगे S1 S2 से जो इनफाइनाइट पे जाके मिले, तो वो दो वेव बच्चों इस तरह से जाएंगे। अगर हमें इनफाइनाइट पे मिलाना है, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर मिलाना है, तो क्या ऐसा कहा जाए, S1 से जो वेव जाएगी और S2 से जो वेव जाएगी, ये दोनों अप्रॉक्स पैरेलल जाएंगी एक दूसरे के, तभी तो जाके इनफाइनाइट पे मिलेंगी। भाई ये हमारी स्क्रीन है ना, इसका इनफाइनाइट कहाँ आएगा? बहुत ऊपर की तरफ कहीं आएगा। तो यहाँ अगर सोर्स है आपका, तो सोर्स को आप कहाँ भेजना चाहते हो, मतलब वेव को कहाँ भेजना चाहते हो? इसके इनफाइनाइट पे। तो इसके इनफाइनाइट पे जाके ये मिलनी चाहिए। तो क्या ऐसा कहा जाए, ये जो वेव है वो इस स्क्रीन के लगभग पैरेलल भेजनी पड़ेगी आपको, दो पैरेलल लाइनें ही इनफाइनाइट पे जाके मिल सकती है, समझते हो? तो क्या ऐसा कहा जाए भी, यहाँ पर S1 S2 से जो दो वेव्स जाएंगी जो कि इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, वो दोनों जो वेव्स होंगी वो स्क्रीन के पैरेलल चलेंगी। और अगर स्क्रीन के पैरेलल चलेंगी तो बताओ भाई, ऊपर इनफाइनाइट पे जो दो वेव मिलेंगी उसमें से एक तो कहां से गई? S1 से गई। एक कहां से गई? S2 से गई। सोच के बताओ, ज्यादा पाथ किसने ट्रेवल किया? आंसर है S2 ने। कितना ज्यादा ट्रेवल किया? तो क्या ऐसा कहा जाए, इस पाथ और इस पाथ के बीच का गैप देख लो आप, तो ये गैप कितना आएगा बच्चों? 3 लैम्डा। सही बात है क्या? इनफाइनाइट पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा आएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, ये लिख लेते हैं, एट इंफिनिटी पाथ डिफरेंस डेल एक्स इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इनफाइनाइट नीचे की तरफ भी होगा, तो नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं, एट इंफिनिटी जाओ इसको माइनस इंफिनिटी कर दो, भाई वाई एक्सिस हो गया ना एक तरह से। यहाँ पर भी डेल एक्स कितना है? डेल एक्स इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। ठीक, अब हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट आ गए। एक तो आ गया सेंटर O, यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है? 0। एक आ गया है अपर इनफाइनाइट और एक आ गया है लोअर इनफाइनाइट। अपर इनफाइनाइट पे बच्चों कितना आ रहा है? 3 लैम्डा। लोअर इनफाइनाइट पे भी कितना आ रहा है? 3 लैम्डा। अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो क्या ऐसा कहा जाए, हमसे पूछे हुए मिनिमा, अब मिनिमा अगर आपसे पूछे हुए तो शुरू हो जाओ। मिनिमा के लिए क्या क्या लेना है हमें? λ/2 लेना है, 3 λ/2 लेना है, 5 λ/2 लेना है, 7 λ/2 लेना है। जितने आते जाएंगे λ/2 के टर्म्स में वो सब लेते जाएंगे। ठीक, कहां से स्टार्ट करना है? एक रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करना है और दूसरे रेफरेंस पॉइंट तक जाना है, जैसे इससे पहले वाले सर्कल वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो चलते हैं। यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है बच्चों? 0। और ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे, फाइनली पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा इनफाइनाइट पे जाके? 3 लैम्डा। और हमें मालूम है कि जब आप 0 से 3 लैम्डा की तरफ जाओगे तो बीच में सारे पॉसिबल लैम्डा आएंगे, सारे पॉसिबल पाथ डिफरेंस आएंगे। ठीक, उनमें से हमें कौन से सेलेक्ट करना है जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग DI आता हो? तो बताओ कौन कौन से DI वाले पॉइंट आएंगे? तो 0 से जैसे ही आप बढ़ोगे आगे, सबसे पहले λ/2 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों? लैम्डा आएगा, वो हमें लेना नहीं है क्योंकि लैम्डा तो CI बनता है। फिर उसके आगे चलो, 3 λ/2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 2 लैम्डा आएगा, वो भी हमें लेना नहीं है क्योंकि 2 लैम्डा से CI बनता है। उसके बाद क्या आएगा? 5 λ/2 आएगा। उसके बाद बच्चों आगे की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा? 3 लैम्डा। बस 3 लैम्डा पे रुक जाना है क्योंकि 3 लैम्डा इनफाइनाइट पे आ रहा है, यानी हम इनफाइनाइट पे पहुंच चुके हैं। तो सोच के बताएं, ऊपर जो है वो कितने DI मिल रहे हैं हमें? 3। समझ में लगे? 3। अच्छा, क्या ऐसा कहा जाए, जैसे ऊपर आपको 3 मिल रहे हैं वैसे नीचे भी तो 3 मिलेंगे, क्योंकि 0 से जब आप नीचे की तरफ जाओगे बच्चों, तब भी तो पाथ डिफरेंस 0 से बढ़ के 3 लैम्डा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या आएगा? λ/2। फिर क्या आएगा? 3 λ/2। फिर क्या आएगा? 5 λ/2 और फिर आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बुक्स में भी, आपको दिखेंगे, बहुत ही कम दिखेंगे मगर दिखेंगे। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े आराम से रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है और कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, आई होप ये समझ में लग गया होगा कैसे ये 6 आया है आंसर, है ना? कौन है भाई? सर DI वाला ही क्यों लेना है? क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमा पूछा है भाई, क्वेश्चन तो पढ़ लो तुमसे। 0 ही करके है कोई, आई डोंट नो पिछली क्लास में था या नहीं था। सर DI वाली ही क्यों लेनी है? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मिनिमा पूछा है, K और सिंह 0 ही। ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ये तो आपने 11th में भी किया होगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। हाँ भी बताएं, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड।
अच्छा, किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, देखता हूँ किसने पूछा है। हाँ बच्चों, 5 आंसर आ रहा है इसका? इसका तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, अभय आनंद ने क्वेश्चन पूछा है इससे पहले वाले में। देखो बच्चों, सब ध्यान दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस वाले क्वेश्चन में अभय आनंद ने पूछा है कि सर इस क्वेश्चन में मान लो मिनिमा नहीं निकालना होता, मैक्सिमा निकालना होता, तो कितने मैक्सिमा आते? अब चैट बॉक्स में आप पहले मुझे इसी का आंसर दो, अगर मिनिमा की जगह मैक्सिमा निकालने होते तो कितने आंसर आते? हाँ मतलब सीआई कितने आते, मैक्सिमम मतलब सीआई कितने आते, बताओ बच्चों कितने आते? 7 8 4 4 4 8 7 4 7 8 4 7 8 के बीच में घूम रही है गाड़ी। अरे टोटल लेने हैं, 4 कैसे आ रहे हैं? ऊपर की तरफ आएंगे 4, नीचे की तरफ वाले भी तो गिनने पड़ेंगे ना, हमें सारे लेने हैं टोटल। जिनके 4 आंसर आ रहे हैं उनके तो गलत आ रहे हैं। ऊपर जैसे हैं वैसे नीचे भी तो हैं। 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 7 8 7 8 7 8, ज्यादातर का 7 8 आंसर आ रहा है ना। चलो बच्चों चेक करते हैं, देखो छोड़ दो उसको, चैट बॉक्स को छोड़ दो, अब यहाँ ध्यान दो। हमें क्या ढूंढना है? अब सीआई ढूंढना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। इनका क्वेश्चन ये है कि जब हम सीआई काउंट करेंगे, करते हैं सीआई काउंट करते हैं, करके देखो। हाँ बच्चों, सीआई ढूंढने हैं हमें। सीआई कहाँ मिलते हैं? लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इन पे मिलते हैं एन मार्कों में। चलो यहाँ पर क्या है? सीआई सेंटर पॉइंट ऊपर क्या है? सीआई है, यहाँ तो सीआई है। अब ऊपर चलो तो लैम्डा बाय 2 के बाद क्या आएगा? लैम्डा, ये सीआई आ गया। 3 लैम्डा बाय 2 के बाद क्या आएगा? 2 लैम्डा, ये भी सीआई आ गया। अरे ठीक है ना भाई। और उसके ऊपर चलेंगे तो 5 लैम्डा बाय 2 के बाद क्या आएगा? 3 लैम्डा, जो कि इंफाइनाइट पे जाके आएगा, क्योंकि इंफाइनाइट पे तो 3 लैम्डा आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से नीचे की तरफ चलो, तो नीचे की तरफ चलोगे तो लैम्डा बाय 2 के बाद क्या आएगा? यहाँ लैम्डा आएगा, लैम्डा मतलब सीआई आएगा। फिर यहाँ बीच में कहीं क्या आया होगा? 2 लैम्डा आया होगा, तो यहाँ फिर से सीआई आएगा, और फाइनली इंफाइनाइट पे जाके 3 लैम्डा आएगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीआई काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ सीआई कितने हुए बच्चों? इंफाइनाइट वाला 1, 3, ये 4th, ये 5th, ये 6th, और ये नीचे 7। टोटल कितने हुए? 7 हुए। अरे गिन लो सबको, सीआई 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 जहां पर भी लिखा हुआ है सबको गिन लो, टोटल कितने हुए? 7 हुए। मगर इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है हमें, इनफाइनाइट पे बच्चों अगर सीआई आ रहा है, या इनफाइनाइट पे किसी क्वेश्चन में डीआई आ रहा है, कुछ भी आ सकता है और डिपेंड करता है क्वेश्चन में। जैसे इसमें क्या आ रहा है? इनफाइनाइट पे सीआई आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम सीआई और डीआई के नंबर काउंट करेंगे तो इनफाइनाइट पे जो भी कुछ आ रहा होगा उसका नंबर कभी भी काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। इनफाइनाइट वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। कॉपी में लिखिए, इनफाइनाइट वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों, इनफाइनाइट वाले को कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? उसका सीधा सा आंसर है, हमने पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये, अगर पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से हम बहुत दूर वाले पॉइंट, मतलब इनफाइनाइट पे अगर वेव को भेजेंगे तो क्या ऐसा कहा जाए उसकी इंटेंसिटी वहां तक जाते जाते 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे बच्चों तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी इनफाइनाइट पे टेक्निकली वेव पहुंचती ही नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि मैं यहाँ से बोलूंगा तो 10 किलोमीटर दूर तक साउंड चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस के साथ लगातार इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। यानी इनफाइनाइट जो होता है ना बच्चों, इन क्वेश्चंस में इनफाइनाइट को हमें एज ए रेफरेंस तो यूज करना है, एज ए रेफरेंस तो यूज करना है, ताकि बाकी सब पॉइंट्स का पता लगाया जा सके। मगर जब भी हम टोटल काउंट करेंगे तो उसमें इनफाइनाइट को कभी शामिल नहीं करना है। नंबर गिनते समय इनफाइनाइट को शामिल नहीं करना है, क्योंकि इनफाइनाइट पे कभी भी वेव पहुंच नहीं सकती है। वहां इंटेंसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, अब क्या ऐसा कहा जाए? अरे लाइट हो या साउंड हो एक ही बात है। तो क्या ऐसा कहा जाए भी कि यहाँ पर टोटल जो है कितने मैक्सिमा हुए? कितने मैक्सिमा या सीआई हुए? 5। करेक्ट आंसर इज 5। लिख लो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सीआई कितने हैं? 5। और डीआई तो अपन ने काउंट कर ही लिए थे। डीआई कितने आ रहे थे? सीआई है 5 और डीआई कितने आ रहे थे? डीआई कितने आ रहे थे? 1 2 3 6 आ रहे थे डीआई। अभी 7 कौन बोल रहा है भाई? ठीक है, तो ये अपने पास ये जिसने भी क्वेश्चन पूछा समझ में लग गया बेटा, है ना? इनफाइनाइट वाले को कंसीडर नहीं करना है, चाहे वहां पर सीआई बन रहा हो या डीआई बन रहा हो। दोनों ही ऑप्शन में होंगे तो 5 को टिक करेंगे और क्या करेंगे? सर 5 और 7 दोनों ही ऑप्शन में होंगे तो क्या करेंगे? 5 करेंगे और क्या करेंगे?
इनफाइनाइट वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट वाले को क्यों काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि इनफाइनाइट पे वेव नहीं पहुंच सकती, ठीक। अब अगले पे चलते हैं। हमें इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 5। आगे चले, इसमें तो 5 लिख दिया जाए। क्यों? देखो ये लिखा हुआ है साइन में और ये फंक्शन लिखा हुआ है बेटा कॉस में, और हमें जो है वो पता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये होता है a = √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi cos del phi। व्हाट इज del phi? इट इज फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का मतलब है इसके फेज में से इसके फेज को सेपरेट कर दो। मगर ये फेज जब हम सेपरेट करते हैं तो हमें दोनों फंक्शन किसमें चाहिए होते हैं? साइन में। तो ये वाला फंक्शन तो साइन में दे ही रखता है, ये वाला फंक्शन बच्चों कॉस में है तो इसको आप साइन में बदल लो। तो क्या ऐसा कहा, इस पूरे को अगर हम थीटा मान लें तो कॉस को क्या लिख सकते हैं? π/2 प्लस थीटा। इसका मतलब जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ऐसा कहा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स का टर्म तो कट जाएगा, क्योंकि तो दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर उस कॉस वाले में π/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है del phi वो कितना हो गया? π/2। अब इस π/2 को आप यहाँ पे रखो, cos π/2 कितना होता है? 0। इसका मतलब पीछे का पूरा टर्म ही 0 हो गया, यानी यहाँ पर जो a आएगा वो आएगा √, हाँ भाई, √। a1 कितना है? a1 कितना है? a1 कितना है? 3 और a2 कितना है? 4। वैल्यू पुट कर दो, 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो भाई दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि हमारे पेपर में आ जाए, एम्स वगैरह के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। कॉस को साइन में बदलो, कॉस को साइन में बदलेंगे तो π/2 आता है ना पीछे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इसको पढ़ो जरा। टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज S1 S2 आर इन फेज, सेपरेशन बिटवीन देम इज 2 लैम्डा। A line perpendicular to line joining S1 S2 is passing through S2। देखो ये ऐसा कह रहा है कि हमारे पास जो है दो सोर्सेज हैं S1 S2, मानते हैं ये है S1 और ये है S2, ये है S2, ठीक है। ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये इस तरह से, ठीक। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो S2 से पास करे, तो मान लो कि ये y एक्सिस है जो दोनों को मिलाता है, तो S2 के ये इसको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जब S2 से पास करे तो मतलब ये x एक्सिस हो गया, x मान सकते हैं। तो ये दो सोर्सेज हैं S1 S2 जिनके बीच का गैप है 2 लैम्डा। दिस गैप इज गिवन, इट इज 2 लैम्डा, ठीक है। इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है पासिंग थ्रू S2, what is the smallest distance from S2 where a minima of intensity occurs? क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइन है x एक्सिस इसको अपन बोल रहे हैं, इसमें S2 से कितना दूर जाने पर हमें पहली बार मिनिमा मिलेगा। यानी हमें एक तरह से ये डिस्टेंस पता करनी है x, जहां पर आपको क्या मिल जाए? मिनिमा, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पर हो रहा हो, ठीक है ना। तो हमें ये पता करना है कि S2 से कितनी डिस्टेंस पर मतलब मिनिमम बन रहा हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है इसको दोबारा से आप पढ़ लो एक बार, फिर अपन सॉल्व करते हैं इसे। पाथ डिफरेंस 0 करना पड़ेगा, हाँ, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस 0 करना पड़ेगा। सायन मंडल, अरे फेज मतलब फेज डिफरेंस। फेज का वैसे क्या मतलब होता है? इन फेज का मतलब है दोनों आइडेंटिकल सोर्स हैं, कोहेरेंट सोर्स। इन फेज मतलब फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 0 है, और ये कैसे है? कोहेरेंट। मैक्सिमा कहाँ पूछा है भाई? क्या पढ़ना क्वेश्चन में पढ़ो तो सही, क्या पूछा है? मिनिमा पूछा है, मिनिमा। दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज से वेव निकल रही है, तो आपको ये बताना है S2 से कितने डिस्टेंस पर जाकर हमें मिनिमा मिलेगा। मिनिमा मतलब DI मिलेगा λ/2 पे। अच्छा,
हाँ सही है, लैम्डा बाय 2 हो सकता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो सकता है। और सोचो 3 लैम्डा बाय 2 भी तो हो सकता है। S1p माइनस S2p कर दें, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही कहा है। हाँ सही है, दिमाग लगाओ कुछ बच्चों। ये खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक इन द सेंस कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है। जिसको पिछली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी या जो अभी तक बहुत अच्छे से समझ रहा है उसको ये आराम से समझ में लग जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो इंटरफेरेंस में बन सकता है। ठीक, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखो हमसे पूछा है मिनिमा। एक मिनट, चैट बॉक्स को छोड़ दो आप एक मिनट के लिए, चैट बॉक्स को छोड़ना है। अगर हो गया है तो आंसर 7 लैम्डा बाय 12 दिया हुआ है, देख लो जरा आ रहा है, आ रहा है ये? हाँ ठीक है, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, कनन वर्मा का आ गया आंसर। हाँ बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखो हमसे पूछा हुआ है कहाँ मिनिमा आएगा। ये तो हमें मालूम है कि जहां पर पाथ डिफरेंस क्या आएगा, लैम्डा बाय 2 या 3 लैम्डा बाय 2 या 5 लैम्डा बाय 2, वहां मिनिमा है। मगर इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि S2 से नियरेस्ट पॉइंट पर जो मिनिमा है उस मिनिमा पे लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस आएगा या 3 लैम्डा बाय 2 आएगा या 5 लैम्डा बाय 2 आएगा, क्योंकि इन सभी पे ही मिनिमा आता है। तो इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है ना, एक साथ सब तो सही हो नहीं सकते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों हम ऐसे अप्रोच करेंगे। देखो यहाँ पर भी वही रेफरेंस पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा। सोचो अगर हम इस लाइन पे चले, केवल हमें तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही चलना है, तो ऐसा करते हैं S2 से चलना शुरू कर दो, क्योंकि S2 से ही तो नियरेस्ट पूछा है। तो S2 पे खड़े हो जाओ बच्चों। तो क्या ऐसा कहा जाए, अगर आप S2 पे खड़े हो जाओगे तो क्या ऐसा कहा जाए S2 पे अगर हम खड़े हो जाएं तो एक वेव तो कहां से आएगी, S1 से, और एक वेव कहां से आएगी, S2 से। तो अगर आप S2 के ऊपर ही खड़े हो तो S2 से आने वाली जो वेव है बच्चों उसका पाथ तो 0 होगी, और जो S1 से आने वाली वेव है इस पॉइंट पर, S1 से आने वाली जो वेव है इस पॉइंट पर, उसका बच्चों टोटल पाथ कितना हो गया, 2 लैम्डा। इसका मतलब S2 जो पॉइंट है खुद उस पर पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 लैम्डा। समझ में आती है बात भाई? S2 पे ही आप खड़े हो तो एक वेव तो S1 से आएगी, एक S2 से आएगी, तो जो S2 से आएगी वो तो 0 पाथ ट्रेवल करके आएगी क्योंकि आप खुद ही S2 के ऊपर खड़े हो, और जो S1 से वेव चल के आएगी वो कितना चल के आएगी, 2 लैम्डा चल के आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि S2 का जो पाथ डिफरेंस है वो 2 लैम्डा है, और हमें मालूम है कि जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है वहां तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सही है ना? अब हमें चलना है इधर, हमें चलना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर चलोगे बच्चों तो दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो सीधा इनफाइनाइट पे जाके मान लो। रेफरेंस लेना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, वरना पता नहीं चलेगा कि लैम्डा बाय 2 आएगा, 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, क्या है। अब सोचो बच्चों इनफाइनाइट पे अगर हम खड़े हो जाए जाके और यहाँ पर सोचे कि भाई CI बनेगा या DI बनेगा, क्या बनेगा, तो यहाँ पाथ डिफरेंस निकाल के आप मुझे बताओ। तो क्या ऐसा कहा जाए इनफाइनाइट पर एक वेव तो यहाँ से भेजनी पड़ेगी और एक वेव यहाँ से भेजनी पड़ेगी जो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, और हमें मालूम है कि इनफाइनाइट पर 2 लाइनें तभी मिल सकती हैं जब वो दोनों ही क्या हो, पैरेलल चले। इसका मतलब ये वाली वेव इनफाइनाइट तक जाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये वाली वेव भी बच्चों इनफाइनाइट तक जाने में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब एट इंफिनिटी पाथ डिफरेंस बिटवीन दीस टू वेव्स क्या आ जाएगा, 0। समझते बात को? यानी इनफाइनाइट पे भी क्या आएगा, CI, मगर हम इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, अभी समझा था हमने। तो यहाँ पर बच्चों हमने रेफरेंस पॉइंट पहले ढूंढे। रेफरेंस पॉइंट इन क्वेश्चंस में आपको पहले सोचना पड़ेगा। एक रेफरेंस पॉइंट तो क्या आ रहा है, S2 पे पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा, और एक रेफरेंस पॉइंट लिया हमने इनफाइनाइट, वहां पर पाथ डिफरेंस कितना मिला, 0। और अब वही वापस से वही लॉजिक जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे और आज भी डिस्कस कर रहे थे। सोचो बच्चों अगर हम 2 लैम्डा से इनफाइनाइट की तरफ चलें तो हम फाइनली डेल एक्स बराबर 2 लैम्डा से कहां पहुंच जाएंगे, डेल एक्स इक्वल्स टू 0 पे पहुंच जाएंगे एट इनफाइनाइट। अब जब आप 2 लैम्डा से 0 की तरफ जाओगे तो क्या सीधा 2 लैम्डा से 0 ही आ जाएगा, क्या नहीं, बीच में सारी वैल्यूज भी आएंगी, और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए जहां पर क्या बन रहा हो, मिनिमम। तो सोचो भाई 2 लैम्डा से 0 की तरफ जाना है, 2 लैम्डा से 0 की तरफ जाना है, तो सोचो 2 लैम्डा से 0 की तरफ जाते समय सबसे पहले कौन सा पाथ डिफरेंस आपको मिलेगा जहां पर मिनिमा आए। आंसर है 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा सर। चैट बॉक्स में बताना जरा, 3 लैम्डा बाय 2 ही मिलेगा ना? यस करेक्ट, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। लैम्डा बाय 2 नहीं आएगा बेटा, लैम्डा बाय 2 क्यों नहीं आएगा, हाँ समझ रहे हो ना, 2 लैम्डा से घटाना है ना हमको, 0 से बढ़ाना थोड़ी, हम इधर थोड़ी जा रहे हैं, हम इधर नहीं जा रहे हैं, हम तो S2 से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा जहां मिनिमम पॉसिबल है, 3 लैम्डा बाय 2। इसका मतलब ये है, यहाँ अभी तक ये हमने कंक्लूड कर दिया
कि इस लाइन पर माना ए पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पाथ डिफरेंस कितना है 3 लैम्डा बाई 2, तो अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 होगा तो इस जगह क्या बनने वाला है, मिनिमम बनने वाला है, और उसी का डिस्टेंस बच्चों क्या आएगा, मिनिमम डिस्टेंस आएगा। उसी का डिस्टेंस क्या आएगा, मिनिमम डिस्टेंस आएगा x, जो कि अपने को कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो कैलकुलेशन है सिंपल, कॉन्सेप्चुअली तो ये सॉल्व हो गया है, अब तो कैलकुलेशन है। मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, नहीं दिखा देते हैं। एट इंफिनिटी डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें ये पॉइंट मिल गया बच्चों, ए मिल गया। अब वहां पर हमें पाथ डिफरेंस पता है, और हमें पाथ डिफरेंस थोड़ी पूछा है, हमसे तो एक्स पूछा गया है, तो हमें उस पाथ डिफरेंस में कैसे भी करके एक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस टेक्निकली किसी भी पॉइंट पर होता क्या है, पाथ डिफरेंस होता क्या है, सिंपल, S1 से एक वेव ए में भेज दो, एक वेव S2 से भेज दो, और एक के पाथ में से दूसरे के पाथ को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। तो बताओ भाई, क्या ऐसा कहा जाए, एट पॉइंट ए हाँ भी बताएं, व्हाट इज डेल एक्स, डेल एक्स इज S1a माइनस S2a which is equals to 3 lambda by 2 according to concept। समझ में लगती है बात, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें S1a चाहिए और माइनस S2a चाहिए, तो S2a तो बच्चों सीधा सीधा x ही होगा जो हमें चाहिए, और S1a, ये S1a डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आंसर है पाइथागोरस से निकालेंगे। इसका बेस कितना है x और हाइट कितना है 2 लैम्डा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों, S1a को लिखा हमने अंडर रूट ऑफ, देखो अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का S2a को लिखा बच्चों हमने x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय, अब 3 लैम्डा बाय 2 वाली टर्म को इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, या ऐसा करो x को उधर ले जाओ, तो x को अगर आप उधर ले जाओगे तो आपके पास इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 लैम्डा बाय, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बच्चों, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करके स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे भाई, रूट हटाना पड़ेगा ना, मैं रूट हटाओगे तभी तो एक्स मिलेगा। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे इसको, क्या आएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, हाँ बच्चों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया एक तरह से, तो स्क्वायर करने पे है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 9 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस 2ab होता है, तो 2ab करोगे तो 2 से 2 नीचे का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 लैम्डा x बन जाएगा। ठीक, अब सिंपलीफाई करते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, ये 9 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 की टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा x। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंपलीफाई करो, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4, अच्छा इधर लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, उधर सामने लैम्डा आ रहा है, तो लैम्डा की पावर बच जाएगी, सामने आ जाएगा 3x। अब इसको सॉल्व करो, हमें x निकालना है, नहीं 16 माइनस 9 है बच्चों, 19 माइनस 16 माइनस 9, सॉल्व करो, कितना हो गया, 16 माइनस 9 यानी कि 7, और ये 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, तो x की बच्चों ये वैल्यू आ गई, चलिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, वैसे भी फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर फॉर्मूला याद करने से ही काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, किसने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है, सर आसान है। आसान बच्चों ये इसलिए है क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से कॉन्सेप्चुअली जाएंगे, अगर आप यहाँ सीधे फॉर्मूला रट के और इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये इम्पॉसिबल है कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये करके बताना भाई, ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था, इफ I1 is equals to I2 equals to I0, it is given, then find if I net is equals to I0, then find at any point, है ना,
इफ आई नेट इज इक्वल टू आई नॉट देन फाइंड डेल एक्स एंड डेल फाई। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, अरे था ना भाई, मैक्सिमा और मिनिमा के अलावा भी तो दुनिया में इंटेंसिटी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस जगह इंटेंसिटी आई नॉट है उस जगह बताओ पाथ डिफरेंस कितना है। याद करो, लैम्डा बाय 3 आया था शायद कल, याद है किसी को? हाँ बस वही वाला है, जिसने किया होगा उसको फटाफट पता चल गया होगा घर पे जाके। इसी में बच्चों एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इफ डेल एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 मींस हमें पाथ डिफरेंस एट पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? लैम्डा बाय 4। तो पाथ डिफरेंस अगर किसी पॉइंट पर लैम्डा बाय 4 है तो बताओ उस जगह इंटेंसिटी कितनी। तो ये क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में इंटेंसिटी देके पाथ डिफरेंस पूछा हुआ है और दूसरे वाले क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस देकर हमसे इंटेंसिटी निकलवाया गया है। ठीक है बच्चों, अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना इस टाइप के, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और यही वाईडीएससी में हमारे काम आएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, कुल मिला के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला तो है ये, इंटेंसिटी क्या होती है? I1 प्लस I2 रूट I1 I2 कॉस डेल फाई, ये तो इंटेंसिटी होती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड पूछ लेते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस डेल फाई का रूट, या स्क्वायर कर देते हैं, A स्क्वायर रूट। और एक फार्मूला होता है ये डेल फाई जो होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स। ठीक, अब इन पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो इन्हीं फार्मूलों पे मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन कैसे होती है? देखो इस क्वेश्चन को देखो आप। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इंटेंसिटी आई नॉट है, इसका मतलब हमें आई नॉट दिया हुआ है, ये आई दिया है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है। अब अगर आपका आई दिया हुआ है और आपसे डेल एक्स पूछा गया है या डेल फाई पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आई दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? डेल फाई सॉल्व करके, और फिर डेल फाई से क्या निकालेंगे बच्चों? डेल एक्स निकालेंगे, आगे आंसर। या फिर इसका उल्टा क्वेश्चन होगा, वो हमें डेल एक्स दे देगा, तो डेल एक्स से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? डेल फाई। फिर उस डेल फाई को उठा के यहाँ इस फॉर्मूले में रख देंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी। यानी या तो आई देके आपसे डेल फाई या डेल एक्स पूछेगा, या डेल एक्स देके आपसे आई पूछेगा, इसके अलावा और कुछ बनता नहीं है। फिर कुल मिला के तो 3 ही फॉर्मूले है ना हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में इंटेंसिटी गिवन है तो बहुत बढ़िया बात है। इंटेंसिटी के फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? डेल फाई, और फिर डेल फाई से क्या निकाल सकते हो? डेल एक्स। शुरू हो जाओ। सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये 3 फॉर्मूले ही हैं बस ले दे के, इनके अलावा फोर्थ कोई फॉर्मूला होता ही नहीं इस टॉपिक में। इन्हीं ने वो मैनिपुलेशन करा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का आंसर देखते हैं। पहले फर्स्ट को करते हैं। तो फर्स्ट अपन ने कल किया था शायद, लैम्डा बाय 3 लिखते सीधा। क्या बोला जा रहा भाई? हाँ बच्चों बताओ जल्दी बताओ, क्या लिखा जाए? करवाया हुआ है, हाँ बिल्कुल सही, कल करवाया हुआ है। आंसर बता दो तो सीधा आंसर। शशांक चौबे बोल रहा है सर इतना इजी। हाँ इतना इजी है यार, तो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इजी सब्जेक्ट है फिजिक्स, समझ में आ जाए कंडीशन अप्लाई। तो पहला सॉल्व करते हैं, सीधा वैल्यू रख देते हैं। बताओ बच्चों क्या लिखें? ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। आई नेट जो दिया हुआ है तो आई नॉट दिया हुआ है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो आई नॉट इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 2i नॉट प्लस 2i नॉट कॉस डेल फाई। ये बच्चों I1 I2 दोनों मैंने आई नॉट लिख दिया है। अब सॉल्व करोगे तो 2i नॉट को इधर ले आओ, तो इधर आ जाएगा माइनस का i नॉट इज इक्वल्स टू 2i नॉट कॉस डेल फाई। तो बच्चों यहाँ से कॉस डेल फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? कल भी आई थी, माइनस हाफ। और कॉस डेल फाई का वैल्यू अगर माइनस हाफ आ जाता है तो डेल फाई का वैल्यू कितना हो गया? 2 पाई बाय 3, 120 डिग्री। ठीक है, और डेल फाई क्या होता है? डेल फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डेल एक्स आ जाएगा। कितना आता है? डेल एक्स कितना आता है? तो यहाँ से बच्चों डेल एक्स आ जाता है सॉल्व करने पे लैम्डा बाय, एक आंसर तो ये। अब सेकंड क्वेश्चन कर दी, ये अपन ने कल भी किया था, तो मैंने जल्दी। हाँ बच्चों सेकंड नंबर बताना जरा, सेकंड कैसे करेंगे? सिंपल है, सेकंड में क्या दिया हुआ है? डेल एक्स। हमें क्या पूछा है? आई। तो डेल एक्स से आई जाने का क्या रास्ता है? डेल एक्स से पहले डेल फाई निकाल दो, डेल फाई को उठा के फॉर्मूले में रख दो, तो आ गया। एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड भी निकाल देते हैं। तो बताओ भाई क्या लिखें?
सॉल्यूशन नंबर 2, ये सेकंड का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ लिख लेते हैं। आ रहा है किसी का आंसर आ रहा है? सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। हाँ बच्चों, हमें क्या दिया है? डेल एक्स। डेल एक्स नहीं चाहिए हमें, तो डेल फाई चाहिए। फॉर्मूले में डेल फाई रखना पड़ता है तब जाके आई आता है। तो डेल फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स, जो लैम्डा बाय 4 है। लैम्डा से लैम्डा गया, पाई बाय 2 हो गया। सही है ना? डेल फाई आ रहा है पाई बाय 2, बोले तो 90 डिग्री। अब रख दो 90 डिग्री, रख दो ये डायरेक्ट। तो cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। इसका मतलब आई का क्या वैल्यू हो गया? i1 प्लस i2 बच गया, क्योंकि पीछे का टर्म तो 0 ही हो गया। अब i1 प्लस i2 करोगे तो i का वैल्यू क्या आ गया? i0 प्लस i0, यानी कि 2i0। कितने लोगों के 2i0 आंसर आ रहा था? यस सर, यस सर, यस सर। सर मेरा आ रहा था। ठीक, ओके, लगभग सभी का आ गया था। ठीक है, इसका मतलब क्लियर है एकदम। ठीक है ना बच्चों? तो ये 3 फॉर्मूले हैं। मैनिपुलेशन होगा, एक देगा दूसरा देगा पहला, दूसरा। इसके अलावा कुछ पूछ नहीं सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो, अब ये सब 11th के क्वेश्चन है बच्चों। अब आपने अगर 11th पढ़ा होगा किसी ने, ये बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, तो बताएं भाई, इनको सॉल्व करना है। देखो यहाँ आई मैक्स और आई मिन का क्या दिया हुआ है? रेशो दिया हुआ है। आई मैक्स कितना है? 25। आई मिन कितना है? मान लो 1, क्योंकि रेशो दिया है ना 25/1। तो इन क्वेश्चन में आई मैक्स को मान लो 25 चलेगा, और आई मिन को क्या मान लो? 1 मान लो। हमसे पूछा है i1 अपॉन i2 बता दो, तो आई मैक्स और आई मिन जो है वो 25/1 है। आई मैक्स और आई मिन जो है उससे बच्चों हम ए मैक्स और ए मिन भी निकाल सकते हैं। कैसे? बिकॉज ए मैक्स या जो आई मैक्स होगा वो प्रोपोर्शनल ए मैक्स का स्क्वायर होगा, ऐसा मान लो, और मिन जो होगा मिन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ हमसे जो है वो आई मैक्स अपॉन आई मिन 25/1 दिया था बच्चों। यहाँ से हमने ए मैक्स अपॉन ए मिन निकाल लिया। ठीक है, अब ए मैक्स होता क्या है? a1 प्लस a2, और ए मिन क्या होता है? a1 माइनस a2। तो 5/1 करके आप a1 a2 का भी अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो a1 अपॉन a2 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, इसको सिंपल क्वेश्चन है। और ये जो a1 अपॉन a2 आ रहा है, इसका स्क्वायर कर दो, तो a1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? i1, और a2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? i2। नहीं, तो यहाँ i1 i2 जो होगा वो सिंपल इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4। अगला क्वेश्चन देखो, सेम है। i1 i2 जो है वो 4/1 दिया हुआ है, तो i1 को 4 मान लो और i2 को 1 मान लो, रेशो दिया हुआ है। अब i1 i2 का गिवन है बच्चों, तो हमसे i max अपॉन i min पूछा हुआ है, a max अपॉन a min पूछा हुआ है। तो क्या ऐसा कहा जाए i1 i2 अगर आपको पता है तो i max और i min का रेशो क्या होता है? कल भी लिखा था हमने, i max अपॉन i min। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ i1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। यही था वैल्यू अपना। i1 कितना है? 4, और i2 कितना है? 1। तो कितना हो गया बच्चों? ये 2 + 1 3, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 - 1 यानी 1। तो 3 का स्क्वायर 9/1 आ जाएगा, 9/1। सॉल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, a max a min कैसे निकालेंगे? तो i max i min पता है, तो i प्रोपोर्शनल a स्क्वायर होता है, तो इसका रूट ले लो, तो ये a max अपॉन a min आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ईटा कैसे निकालेंगे? विजिबिलिटी ईटा। तो ईटा का क्या फॉर्मूला था? ईटा सिंपल, i max माइनस i min डिवाइडेड बाय i max प्लस i min इनटू 100% में निकालना है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। i max कहाँ गया? i max ये रहा 9। तो कितना है बच्चों? ये 9 - 1 डिवाइडेड बाय 9 + 1 इनटू 100। सॉल्व करो, तो ये 9 + 1 नीचे, 9 + 1 10 आ रहा है, तो ऊपर 110 बच जाएगा, और 9 - 1 कितना हो गया? 8 हो गया, 80%। ये 80% गिवन। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला रहा और आंसर पाओ वाली बात है, मैं कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, अगला पढ़ो। i max i min दिया हुआ है और वापस वही a1 अपॉन a2 पूछा है, या i1 अपॉन i2 पूछा है, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो पहला हमने किया था। तो बड़े आराम से आप जो है, अच्छा ईटा पूछा हुआ है इसमें, ईटा का वैल्यू बताओ। तो ईटा क्या होता है? i max माइनस i min अपॉन i max प्लस i min इनटू 100। सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और अब अपन बात करते हैं सिलेबस के नेक्स्ट पॉइंट की। ये है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए हमने पिछली क्लास में इतना डिस्कशन की है, वो सब यहाँ यूज आने वाला है। तो बच्चों, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? यंग एक साइंटिस्ट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है वो फिर देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। यंग पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो लाइट को क्या करा दिया? इंटरफेरेंस करवा दिया उनके बीच में। दो लाइट ली, मतलब दो सोर्सेस से लाइट ली और उनके बीच में क्या करवा दिया? इंटरफेरेंस करवा दिया।
तो अगर दो लाइट्स के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटरफेरेंस हमेशा बच्चों वेव्स के अंदर होता है। इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की। अगर आप इधर से पार्टिकल्स की बौछार करो, इधर से पार्टिकल्स की बौछार करो, मतलब पार्टिकल्स का अगर आप इंटरफेरेंस करवाने की कोशिश करो तो वो पॉसिबल नहीं। इंटरफेरेंस हमेशा किसमें होता है? वेव्स में होता है। तो यंग पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट में इंटरफेरेंस करवा दिया, और जैसे ही उन्होंने लाइट में इंटरफेरेंस करवा दिया वैसे ही सबने ये एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट क्या है? एक वेव। यानी यंग वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैब में लाइट को वेव प्रूव कर दिया। उससे पहले जैसे अपन ने पढ़ा था कि न्यूटन ने पहला जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था थ्योरी, उसमें उन्होंने पार्टिकल मान लिया था, उनको अलग अलग शेप साइज के पार्टिकल माने थे, तो वो सारी थ्योरीज बाद में क्या होगी? फेल होगी। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसकी इंपॉर्टेंस ही यही है कि यंग ने क्या किया था कि यंग ने ये प्रूव कर दिया था बच्चों कि लाइट में भी इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब लाइट एक वेव है। ठीक है, वो बात एक अलग है कि लाइट हमेशा वेव नहीं होती है। हर फिनोमिना में आप लाइट को वेव नहीं ले सकते हो। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी, पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगी। यानी अलग अलग फिनोमिना में लाइट का बिहेवियर क्या होता है? अलग अलग होता है। इसीलिए तो लाइट को ड्यूल नेचर कहा जाता है। इसका नेचर कैसा है? ड्यूल है। नहीं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर आप समझना चाहते हो तो आप उसको पार्टिकल मान के सॉल्व करो, पार्टिकल मान लो। और अगर आप इंटरफेरेंस समझना चाहते हो तो फिर पार्टिकल नहीं मान सकते हो, तो वेव मान लो। तो वेव का नेचर भी है और पार्टिकल का भी नेचर है। डिपेंड करता है कि हमें क्या डिपेंड करता है कि फिनोमिना कौन सा है, किसको पढ़ रहे हो आप, क्या एक तरह से फिनोमिना पढ़ रहे हो। अच्छा बच्चों, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है वो अपन समझ सकते हैं। अच्छा, पिछले क्लासेस में अपन ये बात किया था कि अगर आप दो लाइट के सोर्स लेते हो, जनरल लाइट के सोर्स, दो बल्ब उठा लो, तो दो अगर आप अलग अलग बल्ब लेते हो तो वो कभी भी आपस में कोहेरेंट नहीं होंगे। और कोहेरेंट अगर नहीं होंगे, आपको सीधा ध्यान रखना है, और अगर वो दोनों बल्ब क्या होंगे? कोहेरेंट अगर नहीं होंगे तो स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न स्टेबल नहीं मिलेगा का मतलब है किसी एक पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगी वो समय के साथ लगातार कांस्टेंट नहीं बनी रहेगी, बदलेगी लगातार। यानी अगर आप एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न चाहते हो तो हमें कैसे सोर्स चाहिए? कोहेरेंट सोर्स चाहिए। कोई दो अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। जनरल सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो हमें एक ही सोर्स से बच्चों क्या बनाने पड़ते हैं? दो सोर्स बनाने पड़ते हैं। हम एक ही सोर्स से क्या डेवलप करते हैं? दो सोर्स डेवलप करते हैं, और फिर उन दोनों सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं कि ये आपस में कोहेरेंट है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग सोर्स नहीं है, ये तो एक से ही दो बना लिए। और एक से दो सोर्स बनाने के जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं। या तो वेव फ्रंट डिवीजन से बनाए जाते हैं दो सोर्स, मतलब एक से दो, या फिर आप एम्पलीट्यूड डिवीजन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें वेव फ्रंट डिवीजन से दो सोर्स बनाए जाते हैं। अब पहले अपन ये समझते हैं कि स्लिट का क्या मतलब है। हमें कोई समझाएगा स्लिट का क्या मतलब है? देखो बच्चों, स्लिट का क्या मतलब होता है वो इसके लिए मैंने डायग्राम जो है वो कॉपी किया है कहीं से। देखो, स्लिट का क्या मतलब होता है, हम क्या लेते हैं? एक कार्डबोर्ड लेते हैं, एक कार्डबोर्ड टाइप का अपन क्या लेते हैं? ओपेक मीडियम लेते हैं जिसके लाइट आर पार नहीं जानी चाहिए, कार्डबोर्ड मतलब समझने के लिए। अब जैसे ये कार्डबोर्ड है, यस, तो ये जो बच्चों कार्डबोर्ड है हमारा, हम क्या करते हैं? इस पे लाइट गिराओगे तो पार नहीं जाएगी क्योंकि लाइट तो रोक लेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले तो एक कार्डबोर्ड लिया। अब यहाँ से लाइट जो सोर्स लगाया है, पीछे से लाइट आ रही है मोनोक्रोमेटिक, तो पीछे से अगर लाइट आ रही है तो अगर ये पूरा ओपेक होगा तब तो लाइट रुक जाएगी यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं कार्डबोर्ड है, हम इस कार्डबोर्ड में यहाँ बीच में बिल्कुल छोटा सा एक लीनियर ओपनिंग बनाते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो खिड़की बनाते हैं। यहां से लेकर यहां तक हम क्या करते हैं? खिड़की बना देते हैं। बीच में से कट करके इसको क्या बना देते हैं? खिड़की बना देते हैं, जो कि आपको इसमें साफ साफ नजर आ रही है। तो हमने क्या किया बच्चों? पीछे से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स दिया, जैसे हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है क्या, लैंप लिखा हुआ है वहां पर, है ना। तो वो लैंप जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ही है। कुल मिला के मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए होता है, फुल से मिलाओ, जैसे लेजर रख सकते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक जो लाइट सोर्स होता है बच्चों, तो मोनोक्रोमेटिक में क्या होगा? एक ही जैसा लैम्डा होना चाहिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लैम्डा क्या लेंगे हम? सिंगल लैम्डा लेंगे। अगर आपने डबल ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और व्हाइट कलर ले लिया तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो अपन समझेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों? पीछे से एक सोर्स लगाया जिसने मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ इस लाइट के पास में, इस इंसिडेंट लाइट के पास में एक कार्डबोर्ड लगाते हैं, और उस कार्डबोर्ड में ऐसे, ये नजर आ रहा है आपको, है ना? इस कार्डबोर्ड में बच्चों अपन क्या बना देते हैं? एक ओपनिंग। ये यहाँ क्या बना देते हैं? एक खिड़की बना देते हैं। इसको बोलते हैं स्लिट।
व्हाट इज स्लिट? व्हाट इज स्लिट? इट इज अ लीनियर ओपनिंग, ठीक है, इट इज अ लीनियर ओपनिंग। अच्छा बच्चों, ये जो स्लिट है ना, ये जो स्लिट है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई तो आप पूछ रहे हो, इसकी जो विड्थ है W, ये अपने को ध्यान रखना है कि इसकी जो विड्थ होती है, इसको कॉपी में लिख लो, विड्थ ऑफ स्लिट इज लेस देन लैम्डा ऑफ द लाइट। विड्थ ऑफ स्लिट जो होती है वो लैम्डा के कंपैरेबल होनी चाहिए, लेस देन जरूरी नहीं, कंपैरेबल, वेवलेंथ के कंपैरेबल, यानी विड्थ जो है वो वेवलेंथ के कंपैरेबल। अच्छा, किसके वेवलेंथ के कंपैरेबल हो? लाइट के। अच्छा बच्चों, लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? लाइट की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ तो 10 पावर -10 मीटर में होती है, पता है ना अपने को, 10 पावर -10 मीटर में होती है लाइट की वेवलेंथ। तो बच्चों बहुत ही कम होती है। हाँ, 1 मिनट ज्यादा होगी तो देखेंगे। अभी लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? जैसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। तो रेड की वेवलेंथ होती है लगभग 7,500 आर्मस्ट्रांग के आसपास, यानी 7500 आर्मस्ट्रांग के आसपास होती है। ठीक, तो क्या ऐसा कहा जाए, जो लाइट होती है बच्चों, उसकी वेवलेंथ बहुत 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 ज्यादा छोटी होती है, बहुत 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 ज्यादा छोटी होती है, 10 पावर -8 का ऑर्डर होता है, ऐसे मान लो। ठीक, तो क्या ऐसा कहा जाए कि लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी होती है? इसका मतलब ये है कि जो स्लिट्स आप बना रहे हो इस कार्डबोर्ड में, जो स्लिट आप इस कार्डबोर्ड में बना रहे हो, वो स्लिट बच्चों बहुत ही पतली स्लिट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली। मतलब उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, मतलब वो लाइट के लैम्डा के कंपैरिजन में होनी चाहिए। ठीक, क्यों होनी चाहिए? इसका जवाब जो था वो सबसे पहले जब रे ऑप्टिक्स की पहली क्लास थी उसमें दिया था, और रे ऑप्टिक्स की जो पहली क्लास थी उसमें भी दिया था। हमें मालूम है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, यानी रे ऑप्टिक्स जो है वो फॉलो होती है। कब? नहीं, पैरा एक्सियल नहीं। हाँ बच्चों, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। लाइट को हम स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता हुआ मान लेते हैं, और इस पूरे के पूरे डिस्कशन को हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता हुआ तभी मानते हैं, और रे का कॉन्सेप्ट जो हम रे डायग्राम में पढ़ते हैं वो तभी वैलिड होता है जब ऑब्स्टिकल या ओपनिंग्स, ऑब्स्टिकल मतलब जैसे लेंस या मिरर, ओपनिंग्स मतलब जिसमें से लाइट जा रही हो, जैसे खिड़की, ये ओपनिंग ही है एक तरह से। ये बच्चों स्लिट क्या है? ओपनिंग ही है। इनका जो साइज होता है, अगर ऑब्स्टिकल का, रुकावट का या ओपनिंग का साइज अगर बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू लैम्डा, लैम्डा से बहुत बड़ा साइज होना चाहिए ऑब्स्टिकल या ओपनिंग का, तब हम बोलेंगे कि लाइट जो है वो रे की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, रे की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और फिर अगर रे की फॉर्म में वो ट्रेवल कर रही है तो फिर वो क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का नहीं, रे ऑप्टिक्स का है। अरे ठीक है ना भाई, अगर मान लो कि ये ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हो या स्लिट्स जो है, जैसे ये ओपनिंग है या ऑब्स्टिकल है, अगर ऑब्स्टिकल या ओपनिंग बहुत ज्यादा छोटे हो तो लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता हुआ नहीं माना जा सकता। वो बिल्कुल उसी तरह से वेव की फॉर्म में निकलेगा जैसा कि हाइगन्स ने बताया। नहीं, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ये क्या है बच्चों, लाइट अगर ऐसे आ रही है, लाइट अगर ऐसे आ रही है, अभी आप सारी क्लासेस अटेंड की हुई तो आपको पता होगा, सब डिस्कशन हमने किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो बच्चों यहाँ से अगर लाइट इस तरह से आ रही है तो क्या ऐसा कहा जाए, आप यहाँ खड़े हो जाओ बीच में, ऐसे सोचो कि पीछे से लाइट आ रही है, मतलब इधर से लाइट आ रही है, और हम जो है वो यहाँ खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, ये समझने के लिए यहाँ खड़े हैं, ऐसे यहाँ इस जगह खड़े हैं, मतलब इसके और इसके बीच में खड़े हुए हैं। तो क्या ऐसा कहा जाए बच्चों, ऐसा समझ लो कि सामने जैसे दीवार है, ऐसे मान लो कि ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है, ठीक है ना, इसके पीछे से लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है, इधर पीछे से लाइट आ रही है, और हम इधर खड़े होकर देख रहे हैं। तो क्या ऐसा कहा जाए, ये जो आपकी जो स्लिट है, बिल्कुल बारीक जो स्लिट है, ये बारीक जो स्लिट है, यहाँ से आपको धीमे से रोशनी आती हुई नजर आएगी, बहुत ही बारीक रोशनी, बहुत ही हल्की लाइट निकलती हुई नजर आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो विड्थ ही हमने क्या ली है, बहुत ज्यादा छोटी। यानी अगर हम मोटे मोटे तौर पे बोले तो इधर से देखने पर ये जो स्लिट है ना, तो ये स्लिट आपको एक बहुत पतली लाइन की तरह नजर आएगी। अरे लैम्डा तो बहुत छोटा होता है ना, उसी ऑर्डर की ये स्लिट है। तो वहां पर हमें एक बिल्कुल बारीक सी क्या नजर आएगी, लाइन सी नजर आएगी जिससे लाइट आ रही होगी। अब क्या ऐसा कहा जाए, हाइगन्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर इस तरफ भाई ये वाली जो लाइट है, कार्डबोर्ड की इस तरफ वाली जो लाइट है, ये वाली लाइट है, तो ब्लॉक हुई गई, कार्डबोर्ड हो गया। अब बच्चों क्या ऐसा कहा जाए, हाइगन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर पीछे से लाइट चलती हुई इस स्लिट तक आ गई है तो इस स्लिट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब अपने आप में क्या बन जाएंगे, अवे
सेकेंड सोर्स, सेकेंडरी सोर्स याद करो। और अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम वेव इमिट करेंगे। अरे याद आया कुछ? वेव फ्रंट से ही तो आगे वेव इमिट होती है। वैसे इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है हमें YDSC पढ़ने के लिए, ना कोई इतना डिटेल में पूछता है, और ये अपने खुद के समझने के लिए हम जो है वो समझ रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, और वो वेव फ्रंट जो होगा वो कहाँ जाके टकराएगा? S1 S2 पे। बच्चों क्या करते हैं, हम दो कार्डबोर्ड लेते हैं, दो कार्डबोर्ड लेते हैं, इस सोर्स के आगे तो लगाते हैं एक कार्डबोर्ड, यहां से हमारे पास ये एक सोर्स बन जाता है। सही बात है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? इस वाले स्पेस के लिए तो यही सोर्स है, पीछे वाली लाइट थोड़ी आ रही है इधर, कुछ स्लिट में से जो आ रही है वही आ रही है, बस वही सोर्स होगी एक तरह से, सेकंड स्लिट में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस कार्डबोर्ड के आगे बच्चों एक कार्डबोर्ड और लगाते हैं, जिसमें हम इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये जो पीछे वाली स्लिट है ये S1 S2 के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, पीछे की तरफ सिमेट्रिक होना चाहिए मतलब डायग्राम। तो हम बच्चों क्या करते हैं, इस कार्डबोर्ड में दो स्लिट्स और बना देते हैं, दो खिड़कियां और बना देते हैं। अब सोचो, जो पीछे से लाइट आ रही है वो लाइट कहां जाके टकराएगी? आंसर है इस वाले कार्डबोर्ड पे जाके टकराएगी। अब इधर वाली जो लाइट होगी वो तो ब्लॉक हो जाएगी, वो तो कार्डबोर्ड हो जाएगा बीच में। और अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं, किधर खड़े हो जाएं, मतलब इसके और स्क्रीन के बीच में, तो ये स्क्रीन, अगर हम स्क्रीन के और इसके बीच में खड़े हो जाएं यहाँ, तो क्या ऐसा कहा जाए कि हम अगर वहां खड़े हो जाएं जहां मैंने बोला है आपको, तो ये वाला जो कार्डबोर्ड है ना बच्चों, ये बीच वाला कार्डबोर्ड, इसकी बात कर रहा हूं, तो माना ये वाला बीच वाला कार्डबोर्ड है, तो यहाँ पर भी हम ऊपर भी एक स्लिट बनाते हैं और नीचे भी एक स्लिट बनाते हैं। अब स्क्रीन मान लो यहाँ लगी हुई है, हम स्क्रीन और इस सेकंड नंबर के कार्डबोर्ड के बीच में खड़े हो जाएं, तो क्या ऐसा कहा जाए, इधर से देखने पर आपको कार्डबोर्ड में दो लीनियर सोर्स नजर आएंगे राइट के। क्यों? क्योंकि दो अपने स्लिट बनाई है, तो वहां से समझ रहे हो, दो ट्यूबलाइट नजर आएंगे, एक तरह से पतली पतली दो ट्यूबलाइट बोल सकते हैं समझने के लिए। तो क्या ऐसा कहा जाए कि यहाँ से बच्चों क्या होगा, टाइम हो गया, ओके, तो यहाँ से क्या होगा, एक मिनट, यहाँ से भी लाइट बाहर आएगी, S1 से भी लाइट बाहर आएगी और S2 से भी लाइट बाहर आएगी। और हाइगन्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि S1 से अगर लाइट बाहर आएगी तो S1 एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा आगे आने वाले मीडियम के लिए, और S2 भी एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा आगे आने वाली मीडियम के लिए। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि S1 भी अपनी लाइट इमिट करेगा और S2 भी अपनी लाइट इमिट करेगा। इसका मतलब ये जो स्पेस नजर आ रहा है यहाँ वाला, इसमें एक तरह से लाइट S1 से भी आएगी और S2 से भी आएगी। और अब क्या ऐसा कहा जाए, S1 और S2 जो है वो हमें क्या मिल गए, दो सोर्स मिल गए। अरे क्या मिल गए, दो सोर्स मिल गए, और वो दोनों ही सोर्स बच्चों क्या हैं, आपस में कोहेरेंट है। क्यों है? क्योंकि वो जो दोनों सोर्स हैं S1 और S2 जो है, अरे ये दो कोहेरेंट सोर्सेस के ये जो है दो कोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाली लाइट में सुपर इंपोजिशन हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि S1 और S2 जो है वो क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? बिकॉज सर वॉइस लो, अरे वॉइस तो सही है। तो बच्चों यहाँ पर S1 S2 क्या है, कुल मिला के दो सोर्स बनते हैं। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ये आई होप ये जहां तक अपन ने समझा है अभी वहां तक क्लियर हो गया होगा, बाकी अपन अगली क्लास में बात करेंगे। वैसे इतनी डिटेल में जाने की कोई जरूरत हमें नहीं। यहाँ तक आप जो है आज घर पे जाके जरूर से रिवाइज करो, जितने भी क्वेश्चन अपन ने आज किए हैं उनके आप जरा प्रैक्टिस करो। और पिछली क्लास अगर किसी ने रिवाइज नहीं की है तो फिर मैं कह रहा हूँ फिर से रिवाइज करो पिछली जो गई, क्योंकि YDSC में वो लास्ट वाली क्लास और आज की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वही वापस से आने वाला है। ठीक है, ओके बाय, बाकी की बात कल करते हैं।